हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ी एन आईपीएस ऑफ बैच 2018 मिस श्रुति राज। मैं स्वागत करती हूँ मैम आपका स्टडी आईक्यू पर। और सभी को बता दूं शी इज करंटली पोस्टेड एज एडिशनल एसपी इन तेलंगाना, अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज सूर्यपेट। एक बार फिर स्वागत है मैम आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू सो मच। We are very glad कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं and you're going to inspire a lot of people. अगर हम आपको कह सकें कि uh, a person, an icon who is inspiring a lot of young people for civil service, क्योंकि बहुत सारी फॉलोइंग आपकी है इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे, और we can call you a super cop. नहीं, that's just you praising me a lot. Thank you so much, but I don't see myself as that. And honestly speaking, I have been out of touch with Instagram as well. But I do hope that because I've achieved this position will help me reach out to a lot of youngsters, because I really want this message to be very clear to them that they should dream and they should work very hard as it takes to achieve that, and they should never give up. That is one message which I really hope I'm able to, in fact, via your video as well. I hope it reaches the youngsters that they should not give up. सो मैडम, मैं शुरुआत सबसे पहले इसी से करना चाहूंगी कि जैसे जब इस जर्नी की आपकी शुरुआत हुई यूपीएससी की, तो थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं, फिर हम बात करेंगे जब आईपीएस तक के उसके आगे का सफर। लेकिन आईपीएस से पहले का सफर थोड़ा सा कैसा रहा आपका? IPS के पहले I was an average student. I wanted to, after school, I wanted to get into a good college, एक अच्छे कॉलेज में जाना, because बचपन से वही सुना था, आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। बट अच्छे कॉलेज में जाके भी वो स्ट्रगल्स कंटिन्यूड होते हैं, ये पता नहीं था। पेरेंट्स बोलते थे 10th में पढ़ लो, बस मार्क्स आ जाएंगे, हो जाएगा, 12th का बोर्ड्स हो जाए फिर हो जाएगा। अभी समझ में आता है कि कभी होता नहीं है, वो चलते रहता है। 10th के बाद 12th, 12th के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद एंट्रेंस, एंट्रेंस के बाद एग्जाम, वो चलते आता है। तो आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से यूपीएससी करना चाहती थी, बिकॉज मेरे फैमिली में कोई था नहीं, तो मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था। एंड ऐसा भी नहीं कि मैं कभी किसी ऑफिसर से मिली। इट्स जस्ट दैट कि कॉलेज में जाने के बाद फिर, जैसे मेरी जो जर्नी थी, अगर मैं बताऊं, कि मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी। मैं लॉ कॉलेज में थी, एनएलयू दिल्ली में, तो मेरी प्लेसमेंट हो गई थी अमरचंद मंगलदास में। एंड उसमें काम का थोड़ा एक्सपोजर मुझे मिला। उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये वो काम नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ, मेरा एप्टीट्यूड उसके लिए नहीं है। एंड फिर उसके बाद उस समय हमारे कॉलेज से कुछ लोगों का सिलेक्शन होने लगा, तब समझ में आया कि शायद ये भी एक चीज है जो हम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रेपरेशन शुरू की, एंड फॉर्चुनेटली मेरी प्रेपरेशन का फायदा हुआ। मैडम, जैसे आपने बताया कि यू न्यू कि ये जो डोमेन में आप काम कर रहे थे, दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू, यू वांटेड अ डाइवर्सिफाइड जॉब, और डेफिनेटली सिविल सर्विसेज आर द डाइवर्सिफाइड, और क्या हो सकता है। जब एक बार ये माइंड में निश्चय कर लिया कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो फिर कैसा रहा? तो फिर सफर कैसा था? सेकेंड अटेम्प्ट में यू क्लियर द एग्जामिनेशन। माइंड सेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप छोड़ के आते हैं जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो ये बिल्कुल। डिसीजन कितना कठिन था? मेरा पर्सनली स्पीकिंग मैं बोलूंगी, मेरा हमेशा से ऐसा बिहेवियर था कि एक बार अगर कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया। फिर काफी बच्चे होते हैं डिसीजन लेने के टाइम पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, या अपना एक ड्रीम पूरा करना है। तो ये कंफ्यूजन बहुत वैलिड है और ये सबको होता है। आप जब इस कंफ्यूजन में हो तो आपको ये नहीं डरना नहीं चाहिए, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू राइट इट डाउन। आप लिखो, आपके दिमाग में जितनी बातें आ रही हैं, किस कारण से आप कंफ्यूज हो, क्या क्या फैक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हैं, वो पूरा लिखने के बाद क्या होता है ना, आपको ज्यादा समझ में आता है। तो आई डिड दैट, मैंने वो किया, क्योंकि मेरे पास एक बहुत हाई पेइंग जॉब थी। मेरे पास एट द एज ऑफ 23 अ वेरी वेल हाई पेइंग जॉब, जिससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती थी एंड एक लग्जूरियस लाइफ जी सकती थी। बट जब मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा एप्टीट्यूड नहीं है, तो फॉर्चुनेटली इतना करेज था कि मैं वो डिसीजन लूं कि मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी और मैं एग्जाम की पढ़ाई करूंगी। बिकॉज इतना भरोसा था अपने आप पे कि यार एक बार डिसीजन ले लिया है तो कोशिश करूंगी। बिकॉज अगर आप किसी काम के लिए कोशिश भी नहीं करो ना, तो वो रिग्रेट जिंदगी भर रह जाता है।
कम से कम इतना आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट दिया। तो इसलिए फिर जब एक बार डिसीजन ले लिया मैंने, तो फिर आई डिसाइडेड कि ठीक है, ये डिसीजन है, ये डेस्टिनेशन पे मुझे पहुंचना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर उस हिसाब से आई प्रेप माई सेल्फ। और इसमें माइंडसेट का सबसे बड़ा क्या होता है ना, कि यूपीएससी इज एक्चुअली अ गेम ऑफ पेशेंस एंड परसिवियरेंस। जो टिक गया उसका हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आइसोलेटिंग प्रोसेस है। आपके पास फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं रहेगा, आपके पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं रहेगा, आपके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं रह पाता है। और ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें माइलस्टोन्स नहीं है कि 1 महीने के बाद आपको समझ में आ जाए कि आप कितने पानी में हो। वो आपको सब कुछ सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ एनकरेजमेंट है। देर इज नो वन अराउंड। तो बहुत ही आइसोलेटिंग सा हो जाता है। तो उसमें आपको बहुत आयरन विल चाहिए। और ये मैं बताना चाहती हूँ, ये ऐसी कोई रेयर चीज नहीं है जो बहुत कम लोगों में होती है, या जिसने एग्जाम क्लियर किया उसमें होती है। ये सब में होती है ना। बिकॉज मैंने खुद को देखा है, मैं स्कूल में कैसी स्टूडेंट थी, कॉलेज में कैसी स्टूडेंट थी, और अभी कैसी हूँ। उस प्रोसेस के थ्रू मैं कैसी बनी। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं स्कूल में, कॉलेज में बहुत ही वीक थी, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, एंड डर जाना, इनसिक्योर होना खुद के एक्सपेक्टेशन से। तो ये नॉर्मलाइज करना चाहिए इन चीजों को, कि ये सबके साथ होता है। और बिकॉज सबके साथ होता है, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो उसको ओवर पावर करते हैं और फिर सक्सेसफुल बनते हैं। तो ये आप दिमाग में रखो। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर सक्सेसफुल, एंड ये माइंडसेट रखो कि जो भी प्रॉब्लम है, अगर मुझे कुछ करना है तो करना है। वो कैसे करना है उस पे टाइम स्पेंड करो, रादर देन कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो प्रॉब्लम के बारे में वरी करने से तो आपका कोई फायदा नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी उन चीजों पे फोकस करो विच विल हेल्प यू अचीव योर ड्रीम। तो दैट इज व्हाट आई डिड। हम आपसे बताएं कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप एक बहुत ही अच्छी जॉब छोड़ के इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आई थी। मैं ये जानना चाहूंगी कि यू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑन सेकेंड अटेम्प्ट। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट नहीं क्लियर करने से क्लियर करने तक का सफर था, वो कितना मुश्किल था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन एन एस्पिरेंट्स कम इन द प्रिपरेशन, वो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन शायद एक दो अटेम्प्ट के बाद ऐसा लगता है कि शायद चीजें डिरेल हो रही हैं, और बहुत सारी वो चीजें छोड़ के आते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी और वो माइंडसेट कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट नहीं रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आई वॉज लकी कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में भी हो गया, है ना। नहीं तो बहुत लोगों का थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनका फिफ्थ अटेम्प्ट में हुआ। तो वो फिफ्थ अटेम्प्ट तक अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखे। इट्स ऑल अबाउट हाउ बैड यू वांट इट, है ना, हाउ हार्ड यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट। लक एक फैक्टर है डेफिनेटली, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट लक फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट एंड वर्क कंसिस्टेंटली। तो मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज हार्ट ब्रोकन। मतलब ऐसा लगा जैसे आसमान गिर गया सर पे। बिकॉज मेरा जीएस क्लियर था, एंड मैं सीसैट में मेरा रह गया। एंड नाउ दैट इज समथिंग विच यू कैनॉट डाइजेस्ट, बिकॉज मैं इतना फॉर ग्रांटेड ले रही थी कि यार ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, ये तो हो जाएगा। एंड जीएस क्लियर हो गया और ये नहीं हुआ। उसके कारण पूरा 1 साल मुझे फिर से प्रिपेयर करना था। तो इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, एंड आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स। बहुत ज्यादा दुख होता है कि यार आपकी 1 साल की इतनी पूरी मेहनत, और वो भी कॉलेज के लास्ट ईयर में, जब कॉलेज के लास्ट ईयर में सारे लोगों के जॉब लग चुके होते हैं, सब मस्ती कर रहे होते हैं, और आप द्वारका सेक्टर 14 से करोल बाग रोज मेट्रो से स्टेशन से जा रहे हो हाजीराम में क्लासेस अटेंड करने। तो वो सारे सैक्रिफाइसेस आपको याद आने लगते हैं। तो बट इट्स जस्ट दैट मैं जिद्दी थी। मेरे को लगा ठीक है यार, ये रह गया है तो आई विल आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम कहाँ रह गई। सीसैट में प्रॉब्लम थी, ठीक है, इसको दोबारा करेंगे। बिकॉज मुझे पता था कि मुझे ये करना है। एंड स्पेशली वो प्रेपरेशन के टाइम में ना, जितनी चीजें पढ़ने को मिल रही थी, जितना डाइवर्स फील्ड का नॉलेज आ रहा था, वो मुझे लगा कि ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज वेयर माई एप्टीट्यूड इज। खुद को जानना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। लोगों, देयर समथिंग कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। लोगों को आजकल खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या नहीं अच्छा लगता है, उन्हें क्या करना है। तो वो सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत जरूरी है। आपको किस चीज में मन लगता है। जस्ट बिकॉज पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए यूपीएससी मत करो, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए मेडिसिन मत करो। तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें क्या पसंद है, कहाँ इंटरेस्ट है। बिकॉज जहाँ इंटरेस्ट होगा वहां 50% एफर्ट पे भी 80% रिजल्ट मिलेगा। तो दैट इज समथिंग दैट आई फॉलोड,
कि हाँ मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर करना है, गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आई हैड लेफ्ट अ वेरी हाई पेइंग जॉब, सो इफ नॉट दिस देन आई हैव टू मेक इट थ्रू दिस। हम जब प्रिपरेशन की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल, सभी को बेसिक बुक्स पता होती है, लेकिन यूपीएससी की डिमांड थोड़ी डिफरेंट रहती है। जो हम सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स अ कनेक्टेड अप्रोच फॉर ऑल द सब्जेक्ट। तो इस विषय पे आप क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि व्हाट इज एक्चुअली यूपीएससी प्रिपरेशन? सी यूपीएससी प्रेपरेशन ना, इट्स अबाउट जैसे इट्स अबाउट फोकस, आई वुड से फोकस इज द वर्ड आई यूज, बिकॉज क्या है कि मार्केट में फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको 1000 तरह के मटेरियल्स मिलेंगे, और आजकल इंटरनेट पे इतने ज्यादा मटेरियल है कि दीज आर द बेसिक बुक्स और यही फॉलो करना है, टॉपर्स ने ये फॉलो किया। तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप किसी और की बताई हुई बात मत सुनो, आप गाइडेंस लो लोगों से, आप सजेशंस लो, बट डिसाइड वो करो जो आपके लिए काम करता है। कभी कभी होता है आप एक ही हिस्ट्री के सब, फॉर एग्जाम्पल अब कोई बोलेगा एनसीईआरटी का क्लास 12 पढ़ना मैंडेटरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। कुछ बोलेंगे नहीं बिपिन चंद्रा पढ़ना बहुत मैंडेटरी है, कुछ बोलेंगे स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे गुम नहीं हो जाना है मटेरियल्स में, फोकस करना है कौन सी बुक आपको समझ में आती है, कौन सी बुक के पेजेस पढ़ने में आपको कम टाइम लगता है, किससे नॉलेज ज्यादा रिटेन होता है, बिकॉज इट मैटर्स कुछ बुक्स की ऐसी फॉन्ट और डिजाइन होती है जो देखकर ही मन करता है बुक बंद कर दो। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना है एंड अपने सोर्सेस को लिमिट करने हैं, और उन लिमिटेड सोर्सेस को बार बार रिवाइज करना है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट फोकसिंग व्हाट यू हैव टू स्टडी and then revising and repeating the information again and because आप एक बार में सारा कुछ रट्टा नहीं मार सकते। आपको एक ही वो पॉलिटी की बुक, वो एक ही हिस्ट्री की बुक को 10 बार 15 बार पढ़ना होगा। और सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन पढ़ने के बाद आपको उसके मॉक टेस्ट देने होंगे, बिकॉज आप क्या पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी क्वेश्चन इतना टेढ़ा करके पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो पढ़ा होगा वो भी नहीं आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको सिखाएगा कि आपने पढ़ तो लिया, बट अगर उस टॉपिक को मैं 4 और ऑप्शंस में साथ में दे दूं तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यूपीएससी में क्लैरिटी चाहिए, और वो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फोकस, रिविजन, रेपिटेशन, क्लैरिटी। कितना इम्पोर्टेंट है प्लान बी का होना? आपने जैसे बताया कि आप एक बहुत ही अच्छी जॉब छोड़ के आई थी एंड यू वर क्लियर कि अगर उसे छोड़ के आए तो उसे क्लियर करना ही है। बट जैसे हम बहुत सारे लोगों की बात करें कि वो डिविएट हो जाते हैं, दे गेट डिरेल्ड और प्लान बी के बारे में सोचते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक प्लान बी होना ना होना आपके हिसाब से कितना जरूरी? सो आई वुड सजेस्ट कि प्लान बी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी इज अ गेम ऑफ चांस, है ना। यहाँ पे आपका लक काम कर गया तो सिलेक्शन होगा, नहीं काम किया तो फिर आप रह जाओगे। तो मैंने क्या किया था कि आई इंश्योर्ड कि मेरी सीवी, जैसे कॉलेज में आप अपना रेज्यूमे बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, मेरी सीवी इतनी स्ट्रांग थी कि इन केस मेरा 2 या 3 अटेम्प्ट में भी वर्कआउट नहीं करे तो मुझे मार्केट में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी मैं छोड़ के आई थी, बट आई विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब 18 लाख की जॉब लगी थी तो मे बी 18 की नहीं मिलेगी, 10 की तो मिल जाएगी, चलो 7 की मिल जाएगी, बट आई विल स्टार्ट समवेयर, है ना। तो ये सिक्योरिटी था, और एक बार मैं स्टार्ट कर गई तो इतना कॉन्फिडेंस था कि वो 7 से 18 दोबारा कैसे करना है 2-3 साल में वो मुझे पता है। तो ये कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको पता है कि आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग है। तो आजकल बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो ग्रेजुएशन के ही टाइम से शुरू हो जाते हैं, या कुछ तो स्कूल के टाइम से शुरू हो जाते हैं, क्लास 12 से कि एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ना है, ये करना है। आई वुड सजेस्ट डू जस्टिस टू योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू मेक अ वेरी सिक्योर प्लान बी। और आपका प्लान बी अगर सिक्योर होता है ना, तो फिर आप जब यूपीएससी की प्रेपरेशन शुरू करते हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो, आपको वो डर नहीं रहता कि यार अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो प्लान भी आप रेडी करके रखे हो। हाँ, जब यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो उस समय फिर बार बार प्लान बी को चेंज मत करो। एक बार प्लान बी बना लिया उसको साइड में कर दो, उसके बाद फुल फोर्स से प्रेपरेशन में घुस जाओ। ये तो हमने प्रिपरेशन की बात कर ली एंड आई एम श्योर ये बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात बताई जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं कि अगर आप जो भी ग्रेजुएशन करें डू जस्टिस टू दैट, क्योंकि प्लान भी अल्टीमेटली होना इट्स इम्पोर्टेंट, वो आपके दिमाग में भी एक कॉन्फिडेंस देता है एंड इट डज जस्टिस टू योर प्रिपरेशन एज वेल।
Now, ma'am, you're already an IPS officer. ये जर्नी हमने जान ली कि एस्पिरेंट की, अब हम ऑफिसर की बात थोड़ा सा करेंगे. So, how is the feeling now? वो अभी भी when do you look back at the journey and now you look at yourself as an IPS officer? How do you see? I feel extremely proud of myself. It gives me all the more reason to love myself. You know, ये होता है कभी कभी क्या होता है ना कि we look for reasons to be proud of ourselves. कि जैसे मेरे में भी था कि यार कुछ अच्छा कर जाऊंगी तो I'll be very happy or I'll be very proud of myself. But I realized कि नहीं, अगर आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो you have to be very proud of yourself. You have to be very you should admire yourself, you know. तो वो कॉन्फिडेंस एक अंदर से आता है, and that confidence will help you achieve whatever you want to. आई एम फॉर्चुनेट कि मेरी लाइफ में पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसके कारण धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. एंड ऑब्वियसली नाउ आई एम एट अ स्टेज वेयर आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड आई नो कि नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रोज एट मी आई विल हैंडल इट, आई विल सर्वाइव. तो ये एक बहुत ही सिक्योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है. एंड ऑब्वियसली इट वॉज माई ड्रीम. सो now that I'm finally on this side of the table, you know, I used to be on that side of the table. So now that I'm on this side, I feel extremely elated. I feel very proud, very happy. And the best part is the happiness of your parents, you know, because you can see that in the smile of your parents. आपके parents इतना खुश होते हैं, वो आपको लेके इतना proud होते हैं, तो वो फिर आपकी खुशी multiply हो जाती है. Ma'am, the way you described the journey from an aspirant to an IPS officer, and now when you look at yourself, I think you're giving the correct reason for many to come into the service and love their self more. Yeah, I really hope because, you know, अगर आप इस सर्विस में आते हो तो सबसे बड़ी बात है ये सेटिस्फैक्शन. आपको जो जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ मिलेगी ना, वो मतलब मे बी और भी कहीं मिल सकती है, बट आई कैन टेल यू कि यहाँ बहुत ज्यादा मिलती है. बिकॉज आप डायरेक्टली लोगों को हेल्प कर रहे होते हो एंड वो एक बहुत बड़ा लाइक यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, वो आपका फुलफिल होता है. एंड ये सब में ऑब्वियसली मैं सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट भी घुसाना चाहूंगी बिकॉज जनरली लोग ये भूल जाते हैं, इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि दिस इज वेरी इंट्रिंसिक टू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ. हम एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बिहार से हैं एंड यू आर पोस्टेड इन तेलंगाना. सो how do you cope up with the language, and how officers from different states and getting a cadre of a different state, वो कैसे cope up करते हैं language के साथ? You also understand Telugu? Yeah, so I will give my personal opinion. For me, it was extremely difficult because I had never had any exposure of Telugu. तेलुगु के बारे में कुछ भी नहीं पता था बिकॉज तेलुगु की स्क्रिप्ट भी डिफरेंट होती है एंड बोलने वाली भाषा तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होती है. तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही एलियन जैसा फील होता है बिकॉज आप कुछ समझ नहीं पाते हो. तो जैसे हमारी ट्रेनिंग का पीरियड था या उसके बाद जब स्टार्टिंग में काडर में आए थे, तो पहला एक साल तो एंड स्पेशली बिकॉज आई एम स्लो एट लर्निंग लैंग्वेजेस, सम पीपल आर वेरी फास्ट, तो कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं तो उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं. मुझे थोड़ा टाइम लगा. और क्या है कि अगर आप खुद से थोड़ा इंटरेस्ट डालो तो लैंग्वेज सीखना उतना डिफिकल्ट नहीं है. इट्स जस्ट दैट मेरे साथ वही प्रॉब्लम था, मैं इसे एज अ प्रॉब्लम समझ रही थी कि ओ मेरे को तेलुगु सीखना पड़ेगा, न्यू लैंग्वेज है, डिफिकल्ट है. तो उस डिफिकल्टी को मैंने अपने दिमाग में बनाया हुआ था, अगेन माइंडसेट. एंड अब जाके जब मैंने ये रियलाइज करना शुरू किया कि नहीं यार, इट्स जस्ट अनदर लैंग्वेज एंड इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द इजियर लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडिया. आप साउथ इंडिया के बाकी लैंग्वेजेस को देखोगे तो तेलुगु उसमें काफी आसान है इन कंपैरिजन टू स्पेशली तमिल एंड मलयालम. तो थोड़ा इंटरेस्ट डालो एंड जस्ट ओवरकम इट. तो बट मुझे टाइम लगा, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लग गए उस माइंडसेट को चेंज करने में, और अब जाके मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया है. बट एक बात है, अगर आप लोकल लैंग्वेज सीख जाओ ना, तो जो नेटिव हैं, जो लोकल लोग हैं, वो बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज दे लव द फैक्ट दैट आप बाहर से आ रहे हो और आप उनकी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हो. और एक बार आप लैंग्वेज सीख जाओ तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो. एंड स्पेशली बीइंग अ पब्लिक सर्विस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको लोकल लैंग्वेज आएगी तो आप अपना काम इफेक्टिवली कर सकते हो.
डे ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस पृथ्वी राज का दिन किस तरीके से शुरू होता है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड लुकिंग अप बीइंग विजिलेंट 24/7? सी, यहाँ पे जैसे आईपीएस में आने के बाद क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे फील्ड पे रहेंगे, है ना। इट डिपेंड्स, यू कैन नेवर रियली प्लान थिंग्स, लाइक जैसे आज मैंने 2 मीटिंग्स प्लान कर रखी थी, बट कल रात कुछ हो गया तो उसके कारण वो सारा कैंसिल हो गया, फिर वो पोस्टपोन होगा, तो आधा टाइम कैंसिलेशन एंड पोस्टपोन में चला जाता है। आई ट्राई कि मेरा सुबह वर्कआउट का रूटीन फॉलो हो एटलीस्ट 4 to 5 days इन अ वीक, एंड उसके बाद फर्स्ट थिंग इज यू गो टू ऑफिस अनलेस कोई एक्चुअली क्राइम हुआ है जिसमें सीन पे जाना जरूरी है। एंड आईपीएस बीइंग अ सीनियर ऑफिसर, वो हर क्राइम के सीन पे नहीं जाते। जो ग्रीवियस ऑफेंसेस होते हैं, जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, वहां सीन पे जाते हैं। तो उसके अलावा काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं जिनसे ऑफिसर्स को ज्यादा डील करना होता है, बिकॉज एक पुलिस स्टेशन में काम हो रहा है, वो एसएचओ जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो डील कर रहा है, बट एज एन आईपीएस ऑफिसर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का, वो सारे पुलिस स्टेशन का देख रहे हो। तो उसमें पर्सनल के मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, और फिर इन्वेस्टिगेशंस कैसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ढंग के, तो वो काफी इशू, तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी काफी रहता है। उसके बाद फिर आपका मेन काम होता है सुपरविजन। So you will either visit the police stations or you will call all the SHOs, all the SIs and CIs, and you will take a report. तो जैसे हमारा मंथली क्राइम रिव्यू मीटिंग का रहता है, तो वो मंथली मीटिंग के लिए डेली काम होना बहुत जरूरी है। तो आप डेली एक टैब रखते हो, आपके पास रोज एक रिपोर्ट आएगी जिसको यहाँ पे हम तेलंगाना में डीएसआर बोलते हैं, डेली सिचुएशन रिपोर्ट, कि सारे पुलिस स्टेशन में कितने केसेस हुए, किस केस में आपको ध्यान देना है कि इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। तो यू कैन नॉट रियली प्लान योर डे, वो दिन आपका प्लान नहीं होगा, क्योंकि क्राइम्स भी प्लान होके नहीं होते हैं, वो बस हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जब जैसे टाइम मिलता है वैसे आपको काम करना है, तो काफी फ्लेक्सिबल रहना होता है। तो इवन इन माई रूटीन वो काफी फ्लेक्सिबल रहेगा, जब जिस चीज का टाइम मिले कर लो। अभी तक जितना भी आपको टाइम हुआ है बीइंग इनटू द सर्विस, कोई ऐसा वाकया जो आप हमेशा अपने लाइफ में याद रखेंगे, समथिंग वेरी मेमोरेबल? So there was this incident where एक ही विलेज में दो फैक्शंस में डिवाइड हो गए थे, और एक जो वहां का मेन पावरफुल आदमी था, जो आप लैंडलॉर्ड बोल सकते हो, उसके अगेंस्ट पूरा विलेज हो गया था, बिकॉज उसने कुछ पेपर की फॉर्जरी या कुछ चीट का काम किया था। एंड मुझे रात में 10, 10:30 बजे पता चला था कि ऐसा कुछ इशू हो रहा है, एंड उनके कॉल्स आने लगे कि सिचुएशन वायलेंट हो सकती है। तो उस समय जाके फिर उसके बाद 2 ढाई घंटे तक ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ उन गांव वालों से बात की। एंड आप समझ सकते हो मुझे उस समय तेलुगु आती नहीं थी, तो ट्रांसलेशन कर करके थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश, मेरे ऑफिसर्स को मैं ले गई जो मेरे सबऑर्डिनेट्स थे, एसआईज को, उनको थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती थी, उनके थ्रू बात करके। तो वो पूरा मतलब अब लाइक अ काउंसलिंग, कि उनको थोड़ा उन आई आस्क देम कि भाई आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे बताओ, तो सिचुएशन को वायलेंट नहीं होने देना है। तो वो 2.5 घंटे बात करके फाइनली 1 बजे तक सिचुएशन ऐसा हुआ कि ठीक है, दोनों शांति से अपने अपने चले गए, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं हुआ, कुछ वायलेंट नहीं हुआ। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हमने एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट टाइप की, ठीक है दोनों पार्टी का जो भी इशू है वो लीगली डील करेंगे, बट जो भी उनका सिविल डिस्प्यूट है वो कोर्ट में जाएंगे, बट एक दूसरे को क्रिमिनल इश्यूज नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती, बट अगर आप कोशिश करो तो यू कैन हैंडल द सिचुएशन। एंड उसके बाद जो लोगों का सेंस ऑफ रिलीफ था कि हाँ चलो ओके, नहीं तो अदरवाइज वो दे वर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी वायलेंट। और इशू क्या है कि एक बार चीजें वायलेंट हो गई फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमारे सीनियर्स भी हमें यही सिखाते हैं कि आपको जब इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत आप मौके पे पहुंच जाओ, तुरंत सीन पे पहुंच जाओ, ताकि यू कैन कंट्रोल द क्राउड, बिकॉज क्राउड हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, क्राउड हैज नो फेस। तो जब एक इंसान के पास ये सिक्योरिटी होती है ना कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, तो उसके अंदर का जानवर बाहर आ जाता है। तो एक बार अगर वो क्राउड एक्टिवेट हो गया, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, फिर उसके लिए आपको फोर्स यूज करना पड़ेगा, विच कैन बी वेरी डाइसी। तो इसलिए हमेशा पहले कंट्रोल करने का, दैट वाज वन थिंग आई ऑलवेज रिमेंबर। This is very interesting also कि किस तरीके से जान, because we have seen officers how they deal with the public and actually जैसे people look up to the officers अगर वो उनके पास आते हैं तो
मैम हमने काफी सारी आपसे चर्चा की, आपकी सर्विस से भी रिलेटेड, माइंडसेट वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन के एंड में है, आप कुछ फाइनल टिप्स सजेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए देना चाहेंगी? एस्पिरेंट्स के लिए कि पहला, आप जो भी प्लान बी बनाओ, दैट शुड इंश्योर कि यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। गोज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों। गर्ल्स स्पेशली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिफोर एनीथिंग एल्स। मतलब बिफोर मैरिज, बिफोर एनीथिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योर करो कि प्लान बी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करे। दूसरा, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि कुछ करना है, एक तो हड़बड़ी में डिसीजन मत लो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो राइट डाउन थिंग्स, अंडरस्टैंड आप क्या चाहते हो। ये नहीं कि मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है, मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, भाई बहन क्या बोल रहे हैं, नहीं। आप इंपॉर्टेंट हो, आपका ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको जीनी है। तो राइट इट डाउन, लिखो, समझो तुम्हारे क्या एस्पिरेशंस हैं, उसके बाद डिसीजन लो। बट एक बार डिसीजन ले लिया तो गिव अप मत करो, कोशिश करते रहो। हो सकता है डिसीजन लेने के बाद, बोलते हैं ना, समंदर में कूदने के बाद तुम्हें पता चले कि मे बी स्विमिंग इज नॉट योर थिंग। तो फिर वो भी इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कब तुम्हें स्टेप बैक लेना है। ऐसा नहीं कि बस लगे पड़े कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और लगे पड़े हैं, वो भी नहीं, है ना। तो बहुत ही फाइन लाइन होती है कि कुछ लोग बोलेंगे कि इस एक्शन को कि भाई तुमने तो गिव अप कर दिया, और कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे कि तूने सही टाइम पे स्टेप बैक ले लिया। तो ये आपको ही डिसाइड करना होगा उस सिचुएशन में। यू हैव टू आस्क योर कॉन्शियस, इट विल टेल यू, है ना, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। तो ये बहुत ध्यान से। एंड फाइनल चीज, अपने ऊपर ध्यान दो, गो फॉर सेल्फ अवेयरनेस। डोंट बी वेरी इंटरेस्टेड इन एवरीबडी else's life. You have a lot of work to do, you know like you have to become the best version of yourself, and believe me, it will take a lot of hard work. So आपके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए किसी दूसरे की लाइफ में इंटरेस्टेड होने के लिए। तो जस्ट वर्क हार्ड एंड अचीव योर ड्रीम्स, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। Very, very important and very beautiful tips. And I hope that everybody listening to this interview, watching this interview, actually takes input from what you said, madam. And thank you so much for joining us for this wonderful, wonderful session and amazing inputs. Thank you. And the It's my entire pleasure. It's my pleasure.